Hello guys, my name is Shravan Yadav and this is the part second of Israel-Palestine conflict. लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक समझ लिया था कि पैलेस्टाइन और इसराइल बने कैसे हैं। पैलेस्टाइन जो फिलिस्तीन लैंड थी ऑटोमन एम्पायर के अंडर, वहां पे जूस पीपल आके सेटल होना क्यों स्टार्ट कर देते हैं और उसी को पार्ट को क्यों चूज करते हैं। एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट इसराइल. Hi guys, I welcome you. Hi guys, my name is Sean Yadav and I welcome you to the part 2 of Israel-Palestine conflict. लास्ट पार्ट में हमने ये समझा कि जूस पीपल आके फिलिस्तीन वाला जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर एरिया होता है उसमें आकर सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं. क्यों सेटल होते हैं ये भी हमने समझा और इसी एरिया को चूज क्यों किया जाता है ये भी हमने समझ लिया था. और उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वॉर जो होता है बिटवीन इसराइल एंड अरब कंट्रीज जिसमें इसराइल विक्टोरियस होता है, वहां तक हम समझ चुके हैं. अब इसके आगे हम देखेंगे कि पीएलओ बॉन्ड क्यों होता है और कब होता है. तो गाइज एक ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ होता है जिसका नाम है पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या होता है, वो जो ब्रिटिश मैंडेट के अंदर पैलेस्टाइन था, जो पूरा एरिया जो बिफोर 1947 मैंने आपको दिखाया, वही स्टेट में वापस पैलेस्टाइन को एस्टेब्लिश करना इनका मोटो होता है. तो 1969 में एक लीडर आते हैं, पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफात, जो इसके चेयरमैन बनते हैं पीएलओ के और 2004 तक रहते हैं. तब तक सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल होने लग जाती है. इनकी लीडरशिप में कुछ पीस एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन. उनमें से एक अकॉर्ड होता है 1993 में, ऑस्लो अकॉर्ड, जिसमें पैलेस्टाइन एक्सेप्ट कर लेता है इसराइल को एज अ स्टेट, एज अ नेशन वहां पर, और जो यूएन का पार्टीशन प्लान था उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है. तो गाइस इसके आगे पीएलओ जब बॉर्न हुआ उसके जस्ट बाद 1967 में एक वॉर वापस होता है जिसमें इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है तीन कंट्रीज पे, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट. अब ये तीन कंट्रीज जो है ये इसराइल पे अटैक करने का प्लान बना रही होती हैं. इसराइल को उसका पता चल जाता है और इसराइल उन पर पहले ही अटैक कर देता है और विद इन 6 डेज, इसे 6 डेज ऑफ वॉर भी बोला जाता है, 6 डेज में इन तीनों कंट्रीज को हराकर इनके जो पार्ट्स हैं, गोलन हाइट्स फ्रॉम द सीरिया, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप एंड सनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट, इन पे जो है कैप्चर कर लेता है इसराइल. अब ये जो कैप्चर करता है इसराइल, ये आने वाले टाइम में उनको वापस रिटर्न कर देगा. एक पीस एग्रीमेंट होगा विद इजिप्ट इन 1979, उसमें इजिप्ट को रिटर्न कर देगा. जॉर्डन में 1994 में जॉर्डन के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करता है और उसको उसका एरिया रिटर्न कर देता है. तो इसी तरह गाजा स्ट्रिप से भी 2005 में इसराइल अपने सेटलमेंट्स निकाल लेता है. तो इस तरह से ये एरिया जो है थोड़ा बहुत वापस से पैलेस्टाइन का जो अभी का एरिया है एट प्रेजेंट वैसा सा बन जाता है. बट गाइज अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले आप एक न्यूज आई थी कि ट्रम्प ने जेरूसलम को एज ए सेकंड कैपिटल ऑफ इसराइल एक्सेप्ट कर लिया. हालांकि जेरूसलम जो है यूएन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, ये हमने पहले भी पढ़ा है. तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बार बार क्रिएट होती रहती हैं इन दोनों के बीच में. अब सेकंड जो वॉर होता है उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या कैप्चर कर लिया है किस किस देश से. बट द 1967 वॉर जो है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है आज का. इसमें इसराइल ने जो है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, टू टेरिटरीज जो लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन लोग रहते थे उन पे कब्जा कर लिया था, उनको कैप्चर कर लिया था. और जो बहुत ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग थे वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लग जाते हैं नियर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के पास में. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एज ए रिफ्यूजी चले जाते हैं और इसीलिए इनको पैलेस्टीनियन पीपल को भी इंटरनेशनल रिफ्यूजीज का एक टैग मिला है जहां पर उनको अलाउ है किसी भी कंट्री में जाकर सेटल होना, बिकॉज उनका खुद का नेशन काइंड ऑफ एक्वायर्ड है बाय इसराइल. ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो होती हैं गाजा एंड वेस्ट बैंक टुगेदर ऑक्यूपाई हो जाती हैं और उनको एज ए ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोला जाता है. एक्सेप्ट नहीं किया इसराइल का पार्ट, उनको ये नहीं कहा गया कि इसराइल के ही पार्ट है वो, बट ऑक्यूपाइड टेरिटरी. जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था कश्मीर का जो पार्ट ऊपर वाला, ये जो कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड है,
इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वैसे ही ऑक्यूपाइड टेरिटरीज कहा गया इन दोनों को, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप को। बाद में यूएन चार्टर और जो पीस एग्रीमेंट होंगे उनके बाद कुछ एरियाज को रिटर्न कर देगा इसराइल। सब कुछ रिटर्न नहीं करता बट कुछ कर देता है। यूनाइटेड नेशन ने इन टेरिटोरियल गेम्स को अनलॉफुल बोला, इलीगल बोला और कहा कि स्टेट को सेल्फ डिफेंस में एक्ट करते हुए भी किसी और कंट्री के जो एरियाज हैं एक्वायर किया है उनको उसका पार्ट नहीं माना जाएगा, उसे रिटर्न करना पड़ेगा। बट जो इसराइल है वो रिलेक्टेंस दिखाता है जो कैप्चर टेरिटरी है उनको वापस देने के लिए। उसके बाद एक और वॉर होता है इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में 1973 में, योम किप्पुर वॉर कहा गया। इसमें इसराइल को थोड़ा सा सफर करना पड़ता है और पीस एग्रीमेंट्स होते हैं और इसराइल ये जो एरियाज थे इनको रिटर्न कर देता है। इन 1979 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पीस ट्रीटी होती है इसराइल और इजिप्ट के बीच में। उसमें सनाई पेनिनसुला इजिप्ट को रिटर्न कर देता है 1982 में, और इजिप्ट जो है इसके बदले में फर्स्ट अरब कंट्री बनता है जो ऑफिशियली इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेता है 1982 में। पहली बार किसी अरब कंट्री ने इसको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया। अभी तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि इसराइल भी कोई नेशन है अरब कंट्रीज। अब 1982 के बाद जब ये होता है तो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, हमास एंड फतह। हमास एंड फतह नाम से 1987 में हमास बनता है। इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है ये। इनका जो मोटो होता है वो होता है कि आप जिहाद के नाम पर जो है आप उन पे बॉम्ब ब्लास्ट करो, मारो उनको और अपना नेशन वापस लो। तो इनका जो काम होता है ये इसराइल से वायलेंटली अपना नेशन पैलेस्टाइन वापस लेना चाहते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं इसराइल को एज अ कंट्री। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है गाइस? ईरान एंड सीरिया थ्रू जिहाद। इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है ये। ऑन द अदर हैंड एक फैक्शन बनता है पीएलओ का ही अंडर यासिर अराफात, जो वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट ले रहे हैं फतेह नाम से। मतलब इनको वेस्टर्न नेशन सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ये मॉडरेट होते हैं, बिकॉज ये एक्सेप्ट कर लेते हैं 1993 पीस अकॉर्ड, ऑस्लो पीस अकॉर्ड में इसराइल को एज ए नेशन। तो इनको वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही होती है, मॉडरेट फैक्शन है। हमास जो है वो मिलिटेंट फैक्शन है, मिलिटेंट ग्रुप है वो। इंटिफाडा गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये टर्म? एक तरह से अपराइजिंग होती है अगेंस्ट इसराइल इन अरब कंट्रीज इन पैलेस्टाइन। तो वहां पे इंटिफाडा क्या है? राइट्स है। इंटिफाडा अपराइजिंग है अगेंस्ट इसराइल। तो इसमें क्या होता है? राइट्स होते हैं अगेंस्ट इजरायली पीपल। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में बहुत राइट्स होते हैं। Palestinian living in West Bank and Gaza Strip fomented the riots began in 1987, known as First Intifada. इसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड होता है जिसमें यूएस रशिया इन 1993 इजराइल एंड पीएलओ साइन कर लेते हैं पीस ट्रीटी और उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं टू नेशन सॉल्यूशन को। सेकंड इंटिफाडा वापस से स्टार्ट होता है 2000 से 2005 तक। ये और भी ज्यादा वायलेंट होता है और एज अ डिफेंसिव मेजर इसराइल कंस्ट्रक्ट करता है वेस्ट बैंक बैरियर अलोंग वेस्ट बैंक टू सेपरेट इसराइल एंड पैलेस्टाइन सेटलमेंट्स। एक दीवार खड़ी कर देता है इसराइल जो इजरायली सेटलमेंट है और जो पैलेस्टीनियन सेटलमेंट है उनके बीच में काफी बड़ी, जिससे वो राइट्स और ज्यादा इरेप्ट ना हो पाए। गाजा एक्सपल्सन प्लान बनता है। इसमें क्या है? दिस इज अ यूनिलेटरल डिसआर्ममेंट प्लान बाय इसराइल। इसमें गाजा स्ट्रिप में जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस होती हैं, डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं, बिकॉज 1967 के वॉर के बाद एक्वायर कर लिया था उस एरिया को भी, तो वहां पे इजरायली फोर्सेस हमेशा रहती हैं। वो वहां से डिसार्म, उस एरिया को डिसार्म कर देता है इसराइल और अपनी फोर्सेस को रिट्रीव कर लेता है उस एरिया से वापस से इन 2005। तो गाइज यहां तक की सिचुएशन ये है कि इसराइल की जो ऑक्यूपेंसी है वो धीरे धीरे इसराइल जो पैलेस्टाइन ऑक्यूपेंसी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद हमास और फतह जो होता है इनके आपस में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। यही सेम पेज पे नहीं रहते, इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज वन इज मिलिटेंट ग्रुप एंड अदर वन इज मॉडरेट ग्रुप। ये सेम सिचुएशन है गाइस। एक तरह से आप सोच सकते हैं जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, सुखदेव, आजाद, और जो हमारे मॉडरेट थे उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। मॉडरेट्स में गांधी जी जो नॉन वायलेंस के से देश को आजाद करवाना चाहते थे, इन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं।
तो इसी तरह से ये काइंड ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी की दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके बीच में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। ऑस्लो अकॉर्ड को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ऑस्लो अकॉर्ड के बाद एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनती है जिसको लिमिटेड सेल्फ रूल करने की पावर मिल जाती है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पे। मतलब जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया होता है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वेस्ट बैंक वाली, उस पे एक लिमिटेड सेल्फ रूल गवर्नमेंट बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ यासिर अराफात। हमास इसको ऑस्लो पीस अकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, टू स्टेट रेजोल्यूशन को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। गाइस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ईरान एंड सीरिया है। फतेह है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, फतेह जो है वो यहाँ पर है गाइस वेस्ट बैंक पे, और हमास जो है गाजा स्ट्रिप पे। हमास गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है और फतेह वेस्ट बैंक को। In 2006, Hamas won the Palestinian election and it intensified the tension between Fatah and Hamas. 2006 में आफ्टर द डेथ ऑफ यासिर अराफात इलेक्शंस होते हैं, उनमें हमास जो है वो विक्टोरियस होता है और उससे जो स्ट्रगल है वो और ज्यादा होने लग जाती है। और ये जो स्ट्रगल होती है ये आर्म्ड स्ट्रगल हो रही है इन दोनों के बीच में आपस में। इन 2011 पैलेस्टीनियन राइवल फतेह एंड हमास साइंड अ रिकॉन्सिलिएशन पैक्ट। 2011 तक जहां इनके बीच में एक आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। इसराइल के साथ नहीं लड़ रहे गाइस, आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं ये। और 2011 जब तक एक रिकॉन्सिलिएशन पैक्ट साइन नहीं होता, ये आपस में लड़ते रहते हैं। करंटली गाजा इज कंट्रोल बाय हमास, एज आई हैव टोल्ड यू गाजा पे हमास कंट्रोल करता है, और वेस्ट बैंक रीजन जो है पैलेस्टीन का, वहां पे फतेह जो है वो फतेह का एक तरह से अथॉरिटी है। तो आई होप गाइज आपको यहां तक समझ आएगा। नेक्स्ट जो है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड यूएस का, कैसे यूएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्या इंपॉर्टेंस है यूएस की, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना, ये सारी चीजें हम समझेंगे गाइज। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आया होगा। अब इसका पार्ट 3 है जिसमें मैं करंट सिचुएशन जो आज पैलेस्टाइन की है और इसराइल की है उसको डिस्कस करेंगे, यूएस का रोल, इंडिया का रोल डिस्कस करेंगे, अदर रीजनल कंट्रीज जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक, इनके क्या स्टेटस है रिगार्डिंग इसराइल एंड पैलेस्टाइन, उनको डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। यू नो द ड्रिल,